हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आपके शायद मन में एक बात आएगा, सर तो प्रीवियस चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5 अकाउंटिंग प्रॉब्लम लिखाए थे और 4 डिस्कस किए थे, 5वां तो डिस्कस नहीं किए थे, कैपिटल एडजस्टमेंट का। तो आपको बता दूं, कैपिटल एडजस्टमेंट आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। हाँ, तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? अगर एक पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर अपना रिलेशन एक दूसरे से ब्रेक कर लिए और पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बंद कर दिया गया और उसका सारा एसेट डिस्पोजल कर दिया गया, मतलब बेच दिया गया, फिर एक एक करके सारा लायबिलिटी पे कर दिया गया, उसके बाद जो पैसा बचा पार्टनर्स आपस में बांट लिए। मतलब ये सब करने के बाद पार्टनरशिप फर्म पूरा क्लोज हो गया और पार्टनरशिप फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट में ना एक सिंगल रुपए का एसेट बचा, ना एक सिंगल रुपए का लायबिलिटी बचा, सारा अकाउंट उसका क्लोज हो गया। ये है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यहां तक पार्टनरशिप, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम पढ़ चुके हैं। ये क्या है? जब भी पार्टनर लोगों का एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कुछ चेंज आएगा तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। जैसे हम पढ़े थे एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तीनों एग्जाम्पल थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के। ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? सारे पार्टनर्स एक दूसरे से अपना रिलेशन तोड़ लेंगे, फर्म को बंद कर दिया जाएगा, फर्म का सारा एसेट बेच दिया जाएगा, डिस्पोजल कर दिया जाएगा, एक एक करके सारा लायबिलिटी पे कर दिया जाएगा, फिर जो बचेगा पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे और ये सब करने के बाद फर्म पूरा बंद और फर्म के पास ना एक सिंगल रुपए का एसेट बचेगा, ना एक सिंगल रुपए की लायबिलिटी बचेगी। ठीक है, बुक ओपन करो, चैप्टर नंबर 8, पेज नंबर 8.1।
8.1 dissolution of partnership firm. उसमें देखो सबसे पहले दिया है मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये मैंने अभी आपको समझाया। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, क्या क्या मोड हैं डिसोल्यूशन के? ये थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है पढ़ना। थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूं। पहला दिया है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। मान लो 3 पार्टनर थे, तीनों आपस में डिसाइड किए चलो भाई अब ये पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बंद कर देते हैं। कुछ भी कारण हो सकता है, उनका उम्र हो गया है या उनके बीच में सारा डिस्प्यूट ज्यादा हो रहा है या कुछ भी रीजन हो सकता है। तीनों मिलकर डिसाइड किए चलो भाई ये बिजनेस को बंद कर देते हैं। इसको बोलते हैं पहला बिट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। दूसरा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। यहां पर कोर्ट इंटरवीन करता है। मान लो ए बी सी 3 पार्टनर थे, तीनों इंसॉल्वेंट हो गए, तीनों बैंकरप्ट हो गए, तीनों का दिवालिया निकल गया। तो कोर्ट बोलेगा भाई ये फर्म को बंद करो। और क्या है? when the business, और पॉइंट 2 में लिखा है when the business of the firm become unlawful, when the business of the firm become unlawful। मान लो उनका पार्टनरशिप फर्म कोई इलीगल एक्टिविटी में लग गया है, स्मगलिंग कर रहा है, इस टाइप का कोई इलीगल एक्टिविटी में लग गया है, आर्म्स एंड एमुनिशन बेच रहा है बिना लाइसेंस का, तो ये सब इलीगल एक्टिविटीज हैं। तो इस केस में कोर्ट बोल देगा भैया इन फर्म को बंद कर। ठीक है। और एक दो दिया पढ़ना, उसको बहुत इजी है, थ्योरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है पढ़ना। फिर भी कुछ डाउट होगा तो मेरे को तुरंत बोलना। ठीक है। फिर आपको दिया है डिफरेंस दिया है, देखो। अरे उसके डिफरेंस दिया है बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे अभी। पहला मीनिंग, मीनिंग में क्या लिखा है? पहला डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का, इट मीन्स क्लोजर ऑफ द फर्म। ये बताया, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगा मतलब बिजनेस पूरा बंद हो जाएगा। इट मीन्स क्लोजर ऑफ द फर्म एंड एन एंड of the business relationship among all the partners। मतलब सारे पार्टनर्स एक दूसरे से अपना रिलेशन ब्रेक कर लेंगे। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इट मीन्स चेंज इन बिजनेस रिलेशन among the partners। The firm continues its business। फर्म बंद नहीं होगा, फर्म चलता रहेगा। द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस। कोर्ट इंटरवेंशन, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, इट कैन बी आइदर वॉलंटरली और बाय द और कंपल्सरली बाय द कोर्ट। हाँ ना, हम दोनों पढ़े, वॉलंटरली भी हो सकता है, कोर्ट का इंटरवेंशन के द्वारा भी हो सकता है।
और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट वो जनरली होता है वॉलंटरली। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सब होता है वॉलंटरी, सब मिलके करते हैं, मिलके डिसाइड करते हैं। बिजनेस कंटिन्यूएशन, थर्ड पॉइंट इजी, अभी बताया आपको, पढ़ लो एक बार। फोर्थ पॉइंट ये भी बताया आपको अभी, मैं पढ़ लो। छह नंबर पॉइंट ये भी बताया, इकोनॉमिक रिलेशनशिप सभी पार्टनर के बीच में खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, खाली इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज होगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में खाली इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज होगा, जबकि फॉर्म में पूरा खत्म, सब एक दूसरे से अपना रिलेशन तोड़ लेंगे। फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है मतलब पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है मतलब फॉर्म डिसॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सातों पॉइंट पढ़ लेना, सातों पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, कभी कभी अक्सर क्वेश्चन एक मार्क का आता है, बोलेगा डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिफरेंस बताओ, इफेक्ट को लेकर बोल देगा, या बोलेगा इकोनॉमिक रिलेशनशिप को लेकर, या बोल देगा मीनिंग को लेकर, कोई एक पॉइंट को लेकर बोलेगा डिफरेंस बताओ। तो सारा पॉइंट आपको आपके को समझ आना चाहिए आपको। ठीक है, ओके। अब सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, ये तो बताया मैं आपको, फिर और थोड़ा बता दे रहा हूँ। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ये भी थ्योरी है, पढ़ना, डाउट होने से बोलना। देखो, जब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होता है तो एक एक करके फॉर्म का सारा एसेट डिस्पोजल कर दिया जाता है। डिस्पोजल कर दिया जाता है मतलब उसको मार्केट में बेच दिया जाता है। अगर एक दो एसेट नहीं बिका तो कोई पार्टनर ले जाता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर पहले से बोल दे, भाई ये एसेट मत बेचो, मेरे को जरूरत है, मैं ले जाता हूं, मेरा कैपिटल से एडजस्ट कर लेना, जब मेरा पैसा वापस करोगे तो ये एसेट का जो वैल्यू है काट के बाकी पैसा वापस कर देना। ठीक है, तो जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है तो फर्म का सारा एसेट फर्म का सारा एसेट डिस्पोजल कर दिया जाता है। फिर वहां से पैसा आएगा, उस पैसे से पहले हम आउटसाइड लायबिलिटी पे करेंगे। आउटसाइड लायबिलिटी मतलब सन्ड्री क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सब आउटसाइड लायबिलिटी है, पहले इनका पेमेंट होगा। फिर पार्टनर का लोन का पेमेंट होगा, फिर पार्टनर का कैपिटल का पेमेंट होगा। ठीक है, यह है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, थ्योरी है, पढ़ना। ठीक, उसके बाद है पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट। ये फर्म डेट क्या है और प्राइवेट डेट क्या है? देखो,
अगर एक पार्टनरशिप लोन लिया, अगर एक पार्टनरशिप फर्म लोन लिया या किसी से उधारी लिया, तो वो है फर्म्स डेट, वो फर्म का डेट है। ठीक है, मान लो ए बी सी तीनों मिलके एक पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे हैं। वो पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस के लिए बैंक से लोन लिया 5 लाख, तो 5 लाख है फर्म्स लोन। ठीक है, मान लो एक पार्टनर ए, मिस्टर ए, अपना घर बनाने के लिए लोन लिया 3 लाख का बैंक से, तो वो 3 लाख है प्राइवेट डेट, वो 3 लाख है प्राइवेट डेट। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो फर्म लोन लेगा वो फर्म्स डेट, अगर कोई पार्टनर इंडिविजुअली लोन लेगा तो वो है प्राइवेट डेट। तो इसमें इसका पेमेंट को लेकर क्या रूल है, सुनो। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत लॉजिकली सिंपल है। फर्म का एसेट से पहले फर्म का डेट पेमेंट होगा, फर्म का एसेट से पहले फर्म का डेट का पेमेंट होगा। उसी प्रकार प्राइवेट एसेट से प्राइवेट डेट का पेमेंट पहले होगा, प्राइवेट एसेट से प्राइवेट डेट का पेमेंट पहले होगा। अगर प्राइवेट एसेट को से प्राइवेट एसेट से प्राइवेट डेट का पेमेंट करने के बाद कुछ बचा तो वो फर्म का डेट पेमेंट करने में काम आएगा। ठीक है, प्राइवेट एसेट बेचकर प्राइवेट डेट पेमेंट करेंगे। अगर उसके बाद भी पैसा बच गया और तो वो पैसा फर्म का डेट पे करने में काम आ सकता है। ठीक है, उसे को लेकर डिफरेंस दिया है 4 पॉइंट्स। ये पढ़ना उम्मीद है समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कॉल करना, मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके। अब आज हम उसका अकाउंटिंग पढ़ेंगे, पेज नंबर 8.4, अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज हम उनका अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग पढ़ेंगे मतलब उसका एंट्रीज पढ़ेंगे, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखो अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। स्टेप 1 लिखो। स्टेप 1, ओपन ए रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट, REALISATION, रियलाइजेशन अकाउंट। एडमिशन में, रिटायरमेंट में हम कौन सा अकाउंट बनाते थे?
रीवैल्यूएशन अकाउंट, याद है बच्चे लोगों? एडमिशन में रिटायरमेंट में हम बनाते थे रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि एडमिशन और रिटायरमेंट के समय एसेट का रीवैल्यू होता था, एसेट और लायबिलिटी का रीवैल्यू होता था। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के समय एसेट और लायबिलिटी को बेचा जाएगा, एसेट को बेचा जाएगा और लायबिलिटी को पे किया जाएगा, तो इसलिए बनेगा, इनको मतलब रियलाइज किया जाएगा, इनको रियलाइज किया जाएगा, इसलिए ये है रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ, स्टेप लिखो, मैं करीबन आपको 14 स्टेप लिखाऊंगा, राम जी का वनवास 14 स्टेप। हाँ, स्टेप 1 लिखो, ओपन ए रियलाइजेशन अकाउंट and transfer thereto all assets all assets ब्रैकेट में appearing in the balance sheet close the bracket at its book value और इसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। इस एंट्री के सामने में लिखो ब्रैकेट में इंडिविजुअली एट बुक वैल्यू, इंडिविजुअली मतलब सब एसेट को अलग अलग ट्रांसफर करना है। मतलब अगर बैलेंस शीट के अंदर में 5 एसेट हैं, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, तो अब एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर अकाउंट, इंडिविजुअली। ठीक है, और कौन सा वैल्यू में? बुक वैल्यू में। देखा है ना, इंडिविजुअली एट बुक वैल्यू मतलब जो वैल्यू बैलेंस शीट में है, बुक वैल्यू मतलब जो वैल्यू बैलेंस शीट में है। ये एंट्री करने से क्या होगा? सारा एसेट का अकाउंट क्लोज हो गया, सारा एसेट का अकाउंट क्लोज हो गया। अब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है, तो हमको करना भी वही है, सारा एसेट सारा लायबिलिटी का अकाउंट क्लोज करना है, सारा एसेट सारा लायबिलिटी का अकाउंट क्लोज करना है। ये पहला एंट्री से एसेट का अकाउंट क्लोज हो गया। अब पहला एंट्री का नोट्स लिखो, पहला एंट्री से रिलेटेड नोट्स लिखो। बिट 1, कैश इन हैंड कॉमा कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मत लिखो, कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड, अब एंड लिखो, एंड fictitious asset and fictitious asset like advertisement suspense account, advertisement suspense account, ये सब बैलेंस शीट के एसेट साइड में होते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, पीएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, पीएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस, advertisement suspense account will not be transferred to realization account, will not be transferred to realization account। क्यों? क्योंकि इनमें से जो दो एसेट हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इनको क्या रियलाइज करोगे? क्या इनको बेचोगे? नहीं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक को बेचना नहीं है। यू कांट सेल मनी, इनको बेचना नहीं है, तो इनको ट्रांसफर करना नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट। और बाकी जो दो हैं, पीएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस, और फिक्टिशियस एसेट अकाउंट, ये तो बिकेगा नहीं, ये तो बिकेगा नहीं। कोई आपका लॉस खरीदेगा क्या? कोई आपका लॉस खरीदेगा नहीं, तो ये बिकेगा नहीं, तो इनको भी ट्रांसफर नहीं करना है। ठीक है? फिर नोट, और एक नोट लिखो, डेटर शुड बी ट्रांसफर्ड, डेटर शुड बी ट्रांसफर्ड on the debit side of realization account at gross value, at gross value, and provision for doubtful debt, and provision for doubtful debt जो डेटर से रिलेटेड होता है, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है? इलस्ट्रेशन आप देखो, इलस्ट्रेशन 10 देखो, पेज नंबर 8.17। इसमें देखो, शांति और सत्या दो पार्टनर हैं, और 31 मार्च को उनका फर्म डिसॉल्व हो रहा है। लिखा है ना क्लियरली बैलेंस शीट के नीचे में, ऑन द अबव डेट द फर्म वॉज डिसॉल्व, फर्म डिसॉल्व हो गया। और लास्ट में लिखा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और सारा एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। देखो किया है ना। अब रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड देखो, उसमें देखो पुराना बैलेंस शीट में सबसे पहले बैंक है, जो बैलेंस शीट हमको क्वेश्चन में दिया है उसमें बैंक है। बैंक को देखो ट्रांसफर नहीं किया है, क्यों नहीं किया अभी उसका रीजन बताया। फिर उसके बाद डेटर है, डेटर को ट्रांसफर किया है। यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है, तो पूरा अमाउंट आ गया। स्टॉक आ गया 85 में, सब बुक वैल्यू में आएगा, जो वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर है। फिर फर्नीचर 1 लाख आ गया,
फिर मशीनरी का 1,30,000 आ गया, चेक कर लो। फिर शांतिस करेंट अकाउंट, ये भी नहीं आएगा, शांतिस करेंट अकाउंट, क्योंकि ये कोई एसेट नहीं है। ये भी नोट में लिख दो, ये भी नोट नंबर 3 में लिख के रखो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट if appearing on the asset side of balance sheet, कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट जनरली अपेयर करता है लायबिलिटी साइड में, लेकिन अगर ये एसेट साइड में अपियर कर रहा है तो कॉमा दे शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, दे शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना, क्योंकि वो कोई एसेट नहीं है। इलस्ट्रेशन 17 देखो, इलस्ट्रेशन 17 पेज नंबर 8.27, इसमें भी देखो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है। अभी हम खाली स्टेप 1 पढ़े हैं। देखो एसेट साइड में कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, दोनों हैं और दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगे, ठीक है, बताया रीजन। फिर स्टॉक इन ट्रेड है, ये जाएगा, देखो गया है ना रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में। फिर इन्वेस्टमेंट है, देखो वो भी गया है। डेटर, ये मेन आपको बताना चाहता हूं मैं। अब डेटर का ग्रॉस वैल्यू है 20,000 और प्रोविजन काटने के बाद जो 18,000 बचा वो नेट वैल्यू है। लेकिन मैं क्या लिखा है आपको, डेटर शुड बी ट्रांसफर, नोट नंबर 2 में, शायद नोट नंबर 2 में मैं लिखाया आपको डेटर शुड बी ट्रांसफर्ड एट ग्रॉस वैल्यू, डेटर को ट्रांसफर करना है ग्रॉस वैल्यू में। यहां पर ये रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा ना, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू डेटर और कितना अमाउंट आएगा, यहां 20,000 आएगा, डेबिट साइड में 20,000 आएगा, ऐसा लिखा है नोट 2 में। और क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अलग से आएगा, डेबिट साइड में 20,000 अलग से आएगा और क्रेडिट साइड में 2,000 अलग से आएगा। क्यों? क्योंकि डेटर अलग अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अलग अकाउंट है। ये शो करता है डेबिट बैलेंस, जनरली ये शो करता है क्रेडिट बैलेंस। ये शो करता है डेबिट बैलेंस, अभी क्रेडिट किए अकाउंट क्लोज। ये शो करता है क्रेडिट बैलेंस, अभी डेबिट किए अकाउंट क्लोज। अगर तुम बोलोगे मैं रियलाइजेशन अकाउंट में, ये दोनों अलग अलग नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली यहां लिखूंगा टू डेटर
डायरेक्टली लिखूंगा डेबिट साइड में टू डेटर 18,000, तो चलेगा क्या? रियलाइजेशन का जो आंसर निकलेगा वो आएगा क्या? रियलाइजेशन से हमको मिलता है प्रॉफिट या लॉस, तो वो तो आएगा। रियलाइजेशन से का आंसर तो आएगा, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, तो बात तो बराबर है ना। डेटर से रिलेटेड अब डेबिट में कितना लिखे? 20,000, क्रेडिट में कितना लिखे? 2,000, तो नेट डेबिट में कितना लिखे? 18। नेट डेबिट में कितना लिखे? 18। तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस सेम आएगा, आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे करने से कंसेप्चुअली रॉन्ग हो जाएगा। कैसे रॉन्ग होगा? हमने तो पढ़ा कि जब फर्म डिसॉल्व होगा तो सारा एसेट का अकाउंट क्लोज करना है, सारा लायबिलिटी का अकाउंट क्लोज करना है। इसमें सब क्लोज हो रहा है, डेटर अलग से क्लोज हो रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अलग से क्लोज हो रहा है। बट ऐसा करने से डेटर अकाउंट भी क्लोज नहीं हो रहा है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट भी क्लोज नहीं हो रहा, क्योंकि डेटर अकाउंट में 20,000 था, अब तो यहां 18 लिखे टू डेटर, तो डेटर अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, डेटर अकाउंट क्लोज नहीं हुआ। और यहां पर आप 2,000 लिखे नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट भी क्लोज नहीं हुआ, तो दोनों ही अकाउंट क्लोज नहीं हुआ ऐसा करने से। इसीलिए ये कंसेप्चुअली ये रॉन्ग है, कंसेप्चुअली ये राइट है। आंसर भले दोनों में आ जाए, हाँ समझे? तो आज हम खाली स्टेप 1 पढ़ेंगे, हाँ बाकी स्टेप 2 से लेकर स्टेप 7 तक नहीं, स्टेप 9 तक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो इजी है, फटाफट हो जाएगा। स्टेप 2 से स्टेप 9 तक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? ओके, आज कुछ होमवर्क नहीं है, जितना पढ़ाया हूं इसको पढ़ना घर में, ठीक है? और जो थ्योरी बताया था ना पहले, वो एक बार पढ़ लेना आज, हाँ? और कुछ डाउट होगा मेरे को कॉल करना, ठीक है बच्चे लोगों? हैव अ नाइस डे।